अभी तक भारत के लोगों को लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे टफ काम कश्मीर से 370 हटाना या फिर राम मंदिर बनाना रहा होगा। लेकिन विश्वास कीजिए कि अभी अगले हफ्ते जो काम बीजेपी करने वाली है उसके सामने 370 और राम मंदिर का मुद्दा एक सरसों के दाने से ज्यादा अहमियत शायद न रखता हो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। दोस्तों, संसद का आने वाला हफ्ता कोई आम संसद सत्र नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना बनने जा रहा है जो देश की पूरी अंदरूनी सुरक्षा, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। नरेंद्र मोदी सरकार संसद के पटल पर एक ऐसा संशोधन बिल पेश करने जा रही है जिसकी सुगबुगाहट मात्र से देश के भीतर और समूचे पश्चिम देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यह बिल है एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सख्त संशोधन। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य कागजी बदलाव या फिर कानूनी औपचारिकता है तो आप इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों और पॉलिटिकल एनालिस्ट का यहां तक मानना है कि 2014 में सत्ता के आने के बाद से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक फैसला साबित होने वाला है। एक ऐसा फैसला जिसके आगे धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण या फिर नोटबंदी जैसे कदम भी छोटे नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि संसद के हालिया घेराव, विपक्ष के अप्रत्याशित आक्रामक तेवर और सड़कों पर उतारे जा रहे जनसैलाब के पीछे का असली मास्टर प्लान कोई और नहीं बल्कि इसी बिल को पारित होने से रोकना है। समझिए इस बात को। इस पूरे खेल के पीछे के वैश्विक एंगल को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत के खिलाफ साजिश कितनी दूर तक बुनी गई है। जैसे ही इस संशोधन बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ, अमेरिका और यूरोप के शक्तिशाली क्रिश्चियन मिशनरी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय लॉबी में मानो भूचाल सा आ गया। ईसाई धर्म और मिशनरी गतिविधियों से जुड़ी दुनिया की सबसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द परसिक्यूशन ने अपने हालिया अंक में साफ शब्दों में लिखा है कि इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिश्चियन मिशनरीज और ग्लोबल फंडिंग नेटवर्क के लिए अगर कोई इंसान सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है तो वह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पत्रिका का यह सीधा बयान इस बात का सबूत है कि भारत में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अवैध धर्मांतरण, पैसे का लालच देकर बनाई जा रही नई जनसांख्यिकी और दूर दराज के इलाके में चल रहे नेटवर्क पर अब तक की सबसे सीधी और जानलेवा स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन बात सिर्फ धार्मिक या फिर सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं है। इसके तार सीधे वैश्विक अर्थशास्त्र और अमेरिका के भू राजनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। 5 मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो ने एक बेहद ही बेबाक और चौंकाने वाला बयान दिया था जिस पर दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों की नजर टिक गई। क्रिस्टोफर ने खुले तौर पर यह एक्सेप्ट किया था कि अमेरिका ने बीते दशकों में चीन को आर्थिक रूप से बढ़ने देकर जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती की थी वह गलती वह भारत के साथ किसी भी कीमत पर दोबारा होने नहीं देगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों की मशहूर मैगजीन द डिप्लोमेट्स ने अपने विस्तृत विश्लेषण में इस बात को उजागर किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें और उनकी खुफिया एजेंसियां अंदर ही अंदर कभी नहीं चाहती हैं कि भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना शक्तिशाली बने कि वह भविष्य में चीन जैसा दूसरा महाकाय प्रतिद्वंदी बनकर उनके सामने खड़ा हो जाए। जब अमेरिकी कूटनीति और वैश्विक लॉबी को यह समझ में आ गया कि भारत अपने आंतरिक नियमों को सख्त करके विदेशी हस्तक्षेप के सारे रास्ते बंद कर रहा है तो दबाव बनाने के खेल शुरू हो गए। आपको याद होगा जब शीर्ष अमेरिकी नेता और कूटनीतिज्ञ मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए तो उनका सबसे पहला पड़ाव दिल्ली का कोई सरकारी दफ्तर या फिर विदेश मंत्रालय नहीं था। वह सीधे कोलकाता पहुंचे और वहां मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय गए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार साफ बताते हैं कि भारत की सरजमी पर आकर किसी विशेष विदेशी एनजीओ के मुख्यालय जाना कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह भारत को दिया गया एक सीधा और सख्त कूटनीतिक संदेश था कि अगर आपने एफसीआरए कानूनों को सख्त किया और विदेशी फंडिंग की नकेल कसी तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव और नतीजों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है जिसके लिए विदेशी ताकतें हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने को तैयार रहती है। तो जरा भारत के भीतर फैले एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठनों के उस माया जाल के आंकड़े सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस वक्त भारत में लगभग 37 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह संख्या पूरी दुनिया में किसी भी एक देश में मौजूद एनजीओ की सबसे बड़ी संख्या है।
यहां तक कि दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली G20 देशों के पास जितने कुल एनजीओ हैं, उसमें से अकेले 1/3 एनजीओ भारत की धरती पर फल फूल रहे हैं। हर साल दुनिया भर से लगभग 23,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए की अकूत विदेशी फंडिंग एनजीओ के खाते के जरिए भारत में डंप की जाती है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या कोई विदेशी संस्था या देश भारत के लोगों से इतना निस्वार्थ प्रेम करता है कि वह हर साल 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ समाज सेवा के नाम पर मुफ्त में बहा देता है। इस काले कारोबार की जड़ें कितनी मजबूत है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर यूपीए सरकार के दौर में झांकना पड़ेगा। यूपीए शासनकाल के दौरान भारत के दरवाजे विदेशी फंडेड एजेंटों और मिशनरीज के लिए इस कदर खोल दिए गए थे कि वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाओं का खुलेआम गलत इस्तेमाल किया गया था। हजारों विदेशी तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्म प्रचारक टूरिस्ट वीजा पर भारत आते थे और देश के कोने कोने में जाकर सरकार विरोधी माहौल बनाते थे। उस दौर में सोनिया गांधी के अध्यक्षता में एक संस्था बनाई गई थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि एनएसी। यह काउंसिल संविधान या फिर संसद के प्रति नहीं बल्कि सीधे राजनीतिक आकाओं के प्रति जवाबदेह थी। इस एनएसी में हर्षमंदर, अरुणा राय, अरुंधति राय और योगेंद्र यादव जैसे तथाकथित एक्टिविस्ट और एनजीओ संचालक बैठे हुए थे। सच्चाई यह थी कि उस समय मनमोहन सिंह की चुनी हुई कैबिनेट से भी ज्यादा ताकत और बिट्टो पावर इस एनजीओ संचालित एनएससी के पास में हुआ करती थी, जो पर्दे के पीछे से भारत की नीतियां और कानून तय कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावे के बैठे हुए थे, उनका जो कंट्रोल था वो इन लोगों के पास में था। विदेशी फंडिंग का असली खतरनाक चेहरा तब सामने आया जब इसका इस्तेमाल भारत के बड़े बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को सुनियोजित तरीके से ठप करने के लिए किया गया। रूस के तकनीकी सहयोग से तमिलनाडु में बन रहा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए रीढ़ की हड्डी बनने वाला था। लेकिन जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा होने की कगार पर पहुंचा, अचानक इसके खिलाफ हजारों स्थानीय लोगों का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। जांच एजेंसियों ने जब इस पूरे आंदोलन की परतों को उखाड़ा तो पता चला कि ग्रीन पीस जैसे अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ और उदय कुमार जैसे चेहरों के जरिए विदेश से करोड़ों रुपए के फंडिंग उस विरोध प्रदर्शन को चलाने के लिए भेजी गई ताकि भारत परमाणु ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर न बन सके। यह कोई इकलौती घटना नहीं थी। गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध, जिसने आज राजस्थान और गुजरात के प्यासे इलाकों तक पानी पहुंचाया, उसे दशक भर रोके रखने वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन और उसकी अगुआ मेधा पाटकर को मिलने वाली विदेशी आर्थिक मदद किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक इसी तरह तमिलनाडु में सटरलाइट वेदांता का कॉपर प्लांट, जो भारत की तांबे की 40% जरूरत को पूरा करता था और भारत को तांबे का निर्यातक बनाता था, उसे पर्यावरण के नाम पर उग्र आंदोलन करवाकर हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि भारत तांबे के निर्यातक से रातों रात एक बड़ा आयातक देश बन गया और इसका सीधा फायदा विदेशी कॉपर लॉबी को हुआ। यहां तक कि भारत के सबसे रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पर्यावरण और आदिवासियों के नाम पर कोर्ट कचहरी में अटकाने के लिए भी विदेश से भारी भरकम फंड भारत भेजा जा रहा था। नया एफसीआरए बिल इसी आर्थिक आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के मकसद से लाया जा रहा है। अब बात करते हैं नए एफसीआरए संशोधन बिल के उन खौफनाक और सख्त प्रावधानों की जिनसे विदेशी ताकतों और उनके भारतीय एजेंटों की नींद उड़ी हुई है। इस बिल में सबसे बड़ा प्रहार धर्मांतरण पर किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई भी संस्था या फिर एनजीओ प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पैसे का लालच देकर मुफ्त इलाज, गाड़ी या फिर घर या फिर धोखेबाजी के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल करता है और किसी भी नागरिक का धर्मांतरण कराने में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून का सबसे भयानक हथौड़ा चलेगा। ऐसे एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस तुरंत प्रभाव से हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। सिर्फ लाइसेंस ही रद्द नहीं होगा, बल्कि उस एनजीओ की भारत में मौजूद पूरी संपत्ति, बैंक खाते और रियल एस्टेट को सरकार तुरंत सीज कर लेगी और उस जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल सीधे समाज कल्याण के कामों में किया जाएगा। यहां एक बात बहुत ही साफ और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यह कानून बिना किसी धार्मिक भेदभाव के भारत के सभी धर्मों, चाहे वे ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू संगठन हो, सब पर पूरी सख्ती और निष्पक्षता से समान रूप से लागू होगा।
भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से धर्म चुनने का अधिकार देता है, जिसे हम वैध धर्मांतरण कहते हैं। अगर कोई इंसान बालिग है और अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे बाकायदा जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को लिखित रूप से सूचना देना होगा और कानूनी प्रक्रिया और अदालत के माध्यम से अपना फैसला लेना होता है। लेकिन अगर आप पैसे बांटकर, चावल की बोरियां देकर, जादुई इलाज का नाटक करके या फिर अंधविश्वास फैलाकर किसी का धर्मांतरण करवाते हैं तो वह अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और नए बिल के तहत यह एक गैर जमानती और संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप सामाजिक प्रभाव के आंकड़ों को देखें तो स्थिति वाकई बेहद भयानक हो चुकी है। पंजाब जैसे खुशहाल और रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि वहां की एक बहुत बड़ी आबादी का अंदर ही अंदर पैसे के दम पर रूपांतरण किया जा चुका है। भारत का नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्र और झारखंड और छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी इलाके, ये सभी क्षेत्र पिछले 3 दशकों से विदेशी फंडिंग के जरिए चलाए जा रहे सुनियोजित धर्मांतरण अभियानों के सबसे बड़े शिकार हो रहे हैं। जहां जहां गरीबी, अशिक्षा और लाचारी थी, वहां वहां विदेशी डॉलर और यूरो के दम पर भारत के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम निर्बाध गति से चल रहा था, जिस पर यह नया बिल एक पूर्ण विराम लगाने जा रहा है। यही असली वजह है कि देश का विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल इस बिल के खिलाफ इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं। 37 लाख एनजीओ का मतलब है करोड़ों लोगों का एक ऐसा इकोसिस्टम जो इस विदेशी फंड पर पलता और चुनाव के वक्त एक खास राजनीतिक एजेंडे के तहत वोट बैंक को प्रभावित करता था। इस बिल के आते ही फर्जी, राष्ट्र विरोधी और अवैध गतिविधियों में शामिल एनजीओ की विदेशी फंडिंग का नल, जो पैसा आ रहा है जिस नल से, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिससे इस पूरे इकोसिस्टम के पेट पर लात पड़ना तय है। यही कारण है कि कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को पत्र लिखकर एफसीआरए के इस सख्त प्रावधानों को तुरंत वापस लेने या फिर ठंडे बस्ते में डालने की मांग की थी। इतना ही नहीं, मिजोरम के शक्तिशाली चर्च संगठनों से लेकर केरल के विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक मंचों तक इस बिल के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए जा रहे हैं और सड़कों पर उतरने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का रुख इस मामले में बिल्कुल शीशे की तरह साफ और अडिग नजर आता है। अगर आप सरकार के पुराने फैसलों के इतिहास को देखें तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त करना हो, देश में नोटबंदी लागू करना हो या फिर पूर्वोत्तर और मध्य भारत से लाल गलियारे यानी कि नक्सलवाद की कमर तोड़ना हो, ये सभी ऐसे मुद्दे थे जिन्हें दुनिया और भारत का मीडिया इम्पॉसिबल मानता था। हर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया, मानवाधिकारों का रोना रोया गया और देश को गृह युद्ध की धमकियां दी गई, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। कुछ रिपोर्ट से ही बताती हैं कि ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका की धमकियां और घरेलू राजनीतिक विरोध को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार इस एफसीआरए संशोधन बिल को हर हाल में संसद से पास करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बिल का मूल और अंतिम उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। भारत सरकार का संदेश साफ है, अगर कोई विदेशी संस्था भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर वास्तविक समाज सेवा के लिए पैसा भेजना चाहती है तो उसका स्वागत है, लेकिन उस पैसे के हर एक एक रुपए का हिसाब, पाई पाई का हिसाब भारत के बैंकिंग सिस्टम और गृह मंत्रालय के पास होना चाहिए। विकास परियोजनाओं में अड़ंगा डालना, देश के बुनियादी ढांचे को ठप करना, उग्रवादी आंदोलन को हवा देना और पैसों के जोर पर भारत की जनसांख्यिकी को बदलना अब इस देश में नहीं चलेगा। फर्जी एनजीओ का नकाब पूरी तरह से उतरने वाला है और उसके आकाओं का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। संसद का यह सत्र इतिहास लिखेगा और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि जब भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश की गई थी, तब देश के नेतृत्व ने बिना झुके, बिना डरे राष्ट्रहित में सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया था। और यही वजह है कि ये जितने जो कॉकरोच, तिलचट्टे, विपक्ष जितने जो हैं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से सरकार को डिस्टर्ब कर दें। और कोई मतलब नहीं है, एफसीआरए रोकना है, मेन मतलब ये है। ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट का कोई झमेला नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नैरेटिव कसा गया है एफसीआरए बिल को लेकर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए
जय हिंद।